हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मुझे पूरी आशा है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए आपके लिए सेशन बायोलॉजी का महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आएंगे। और जितना तक आपका क्वेश्चन हुआ, उम्मीद है, आशा है कि जितना तक क्वेश्चन हुआ ये आपको बायोलॉजी में बेहतर फील करवा रहा होगा। और कोई बात नहीं, यदि अभी कुछ और भी क्वेश्चन बच रहा है, पूरा सेशन आप कर लीजिए। और मुझे पूरी आशा है कि पूरा सेशन करने के बाद आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूरा के 100% के 100% आपसे बनने वाला है, प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। 5 क्लास पहले हो गया, 6ठा क्लास में देखते हैं हम लोग हैं, जिसमें आपको 125 नंबर का प्रश्न तक हुआ था बबुआ। ठीक है, आज से प्रश्न देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका किस भाग में होता है। पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह ग्लाइकोलिसिस आखिर होता है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेगी तो समझ में कैसे आएगा। तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं शोषण 2 तरह का होता है, एक वायवीय, एक होता है अवायवीय, जिसको हम लोग एक और नाम जानते हैं। वायवीय को कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और एक और उसका नाम है वो ऑक्सी, जिसको वायवीय कहते हैं। और एक और होता है अवायवीय शोषण, अवायवीय, जिसको हम लोग अनॉक्सी भी कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी कहें तो अवायवीय हो जाएगा, ऑक्सी कहें तो वायवीय हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए कि ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब O2 की उपस्थिति में, जब नाक से O2 प्रवेश करते रहे, इस परिस्थिति में जब हमारा शरीर का ग्लूकोज, जब हमारे शरीर का ग्लूकोज जो होता है, यह ग्लूकोज मिल जाए O2 से और मिल करके बनाता है पायरुवेट। क्या बनाता है बाबू? पायरुवेट। और पायरुवेट जो बनाने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो कि यह क्रिया होता कहाँ पर है, तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। याद रखिएगा कि जब O2 उपस्थिति में ग्लूकोज आपस में संयोग करे, ग्लूकोज टूटे और निर्माण किसका करे? पायरुवेट का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो प्रक्रिया कहाँ तो आपको कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं किस संवहन ऊतक में पाए जाते हैं? जो चालनी नलिकाएं हैं, यह किस संवहन ऊतक? हमारे पेड़ पौधे में 2 होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बोला इसमें से किस में चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो इसमें आपका जाइलम में नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा किस में पाया जाएगा? फ्लोएम में। जो कि पेड़ पौधे से पत्ती जो खाना बनता है, पत्ती द्वारा उस द्रवित भोजन को पौधे के सही भाग में पहुँचाता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम का काम है। इस बात से आप अच्छे से परिचित होंगे, मुझे पूरी आशा है। तो चलिए फ्लोएम में होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के एकल संकर प्रयोग से प्राप्त फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात क्या? देखिए थोड़ा सा इसका लेवल चल जाता है हाईएस्ट में, लेकिन 10वीं कक्षा में कभी कभी पागलपंती कर लगता है तो प्रश्न कहीं से उठा के पूछ सकता है। थोड़ा सा इस बात से परिचित हो जाइए कि हम लोग फिनोटाइप किसे कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं कि यदि किसी चीज़ का बाहरी गुण, बाहरी भौतिक गुण को जो होता है, भौतिक गुण को फिनोटाइप कहते हैं। तो बोलता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप यानी कि आंतरिक गुण, दोनों का अनुपात मेंडल के जो एकन संकर का नियम दिया गया था, मिलाया गया था कि लंबा पौधा और नाटे पौधे के मिलाने से जो न बताया था कि बड़के टी छोटके टी दोनों के मिलाने से जो पौधा बनता है वह बड़के टी या छोटके टी बनते हैं। इसको हम बोले थे लंबा पौधा है, ये क्या है? नाटा पौधा है। जो बनेगा ये लंबा पौधा बनेगा, जो यह साबित करता है कि लंबा वाला पौधा का गुण यहाँ दिखाई दे रहा है। जो गुण दिखा इसको प्रभावी गुण कहते थे, जो ना दिखता उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी गुण। इस नियम में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक अनुपात याद रखिएगा। फिनोटाइपिक अनुपात होता है 1:2:1, जीनोटाइपिक का होता है 3:1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद कर लीजिए। इसको विस्तार से हम लोग अभी नहीं जानेंगे, बढ़ावा पढ़ना है तो फिलहाल यदि ऑब्जेक्टिव में इतना पूछ दे तो इसको कवर कर लीजिए कि इसका समस्या आए तो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, मनुष्य का अवशेषी अंग किसे कहते हैं? मनुष्य का अवशेषी अंग का मतलब समझ रहे होंगे। अवशेषी अंग का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में बनने वाला वह अंग या हमारे शरीर का वह अंग जो किसी तरह से कार्य नहीं करता है, उसका कोई कार्य नहीं है, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य का अवशेषी अंग हमारे शरीर में कौन सा होता है? तो देखिए ऑप्शन हम नीचे से आते हैं। लारग्रंथि इसका काम है, हमारे मुख में मल्टोज का निर्माण होता है, लारग्रंथि के सहायता से बनता है। कान अवशेषी अंग कैसे नहीं रहता? सुनते कैसे हम लोग? इसका काम है ना। चलिए गुर्दा, गुर्दा भी काम है।
देखिए इसका अपेंडिक्स का काम नहीं होता है, अपेंडिक्स को ऑब्सेसिंग कहते हैं। ऑब्सेसिंग अंग देखिए इसका मुख्य काम होता है कच्चे मांस को पचाना। जब आदि मानव था ना, तो आदि मानव इस अपेंडिक्स का उपयोग करता था। या हम लोग कच्चे पदार्थ को खाते हैं तो कच्चे पदार्थ को पचाने में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। सर कच्चे मांस खाइए। पहले के लोग क्या थे, पहले के पास आग थोड़े ना था, पहले आग नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे कि सभी जंतुओं को मारे और कच्चे खाते थे। तो जब कच्चे खाते थे तो उस अवस्था में पचाता कौन था, अपेंडिक्स। लेकिन अभी हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग कच्चा पदार्थ नहीं, अधिकांशतः जो भी है पका वाला खाते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होता है, ऑब्सेसियन कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, तितली चमगादड़ का पंख कैसा अंग होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा समजात और असमजात अंग क्या होता है। इसमें समजात अंग कहते हैं ना, देखिए समजात अंग क्या होते हैं। देखिए आपको पता है कि सभी जंतुओं का विकास धीमे धीमे होते जा रहा है। मानव पहले कैसा था, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पूर्वज बंदर था। बंदर बंदरी दोनों पहले पूर्वज था। ठीक उसके बाद धीमे धीमे विकास किया, तो विकास करते करते हम लोग मानव में रूपांतरण हो गए। और जब मानव रूपांतरण हुए तो कहने का मतलब कि उसके रूपांतरण होने में सभी जंतुओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता गया। पहले बंदर का पूरा शरीर में बाल होता था, आज वैसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि पहले शरीर में जितना बाल होता था, धीमे धीमे विकास होते होते सब शरीर का कुछ सुधार हुआ और आगे बढ़ते गए। देखिए समजात कहता है कि उसी तरह से जीवों में कुछ वैसे वैसे अंग बने जिसका कार्य तो एक समान था, लेकिन उत्पत्ति क्या था, अलग अलग। उसको उत्पत्ति अलग, उसको असमजात कहेंगे। समजात कहते हैं कि जिसका उत्पत्ति एक समान। जैसे देखिए आदमी का 2 हाथ, इसको पैरे में गिनिए, पैरे है, बचपन में हम लोग इसे चलते हैं। तो आदमी के आगे का 2 पैर, घोड़े का आगे का 2 पैर और मेढक का 2 पैर। मेढक देख लीजिए, मेढक, घोड़ा और क्या हो जाएगा, आदमी। दोनों के आगे का पैर देखिए, दोनों का आगे का पैर है, सबका 2 पैर बना है, मतलब 2 आगे या 2 पीछे बना है, लेकिन सब का कार्य अलग है। मेढक का कार्य कोशिश है कि पैर को दबाता है, उछल जाता है सीधे। ठीक है, घोड़ा का इससे दौड़ता है। ठीक है, और आदमी का तो काम है ये है कलम पकड़ना, कुछ भी धर किसी की थोपिया देना। ये सब हम लोग का अगले, मतलब कि सब की उत्पत्ति एक समान हुआ है। सभी समजात अंग में जिस जीवों का अंग का उत्पत्ति एक समान लेकिन कार्य असमान है तो समजात अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। और जिसका उत्पत्ति एक समान नहीं है, जैसे इसमें असमजात अंग में जिसका उत्पत्ति असमान है, जैसे कि देखिए तितली और चमगादड़ का पंख, इसका उत्पत्ति अलग अलग है। तितली का जो पंख बना ना है ऊपर की चमड़ी से बना है, और इसका जो पंख बना है आगे के पैर से बना है। ठीक है, तो ये दोनों के उत्पत्ति अलग है, लेकिन दोनों के पंखवा काम वही है उड़े में, तो उत्पत्ति असमान। इसके ऊपर चमड़ी से बना है और इसके आगे के पैर से बना है, उत्पत्ति असमान है, लेकिन कार्य क्या है, एक समान है। तो जब कार्य एक समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमजात अंग कहेंगे। उत्पत्ति असमान, कार्य एक समान हो, असमजात अंग। उत्पत्ति एक समान, जैसे देखिए मेढक, घोड़ा, आदमी का आगे का पैर एक समान हुआ है उत्पत्ति, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है, तो समझात अंग। इसमें तितली जो पूछा था क्या हो जाएगा आपका, असमजात हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए ऊर्जा के 10% का नियम क्या किसने दिया था। देखिए इसमें ऊर्जा के 10% का नियम में कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का ऊर्जा के 10% नियम कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई खाना खाता है, व्यक्ति नहीं उपभोक्ता, हम लोग या कोई भी जंतु किसी जंतु को ग्रहण करता है या किसी पेड़ पौधे ग्रहण करता है, तो उस उत्पादक जिसको आप ग्रहण कीजिएगा ना, तो उसका कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही आपके पेट में आएगा। 10% पेट में और 90% खेत में जाता है। समझ रहे हैं, यानी कि ऊर्जा का 10% ही उसमें ऊर्जा ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग एकदम में कभी कहीं से थक के आएगा तो सोचते हैं आज मुर्गा बनाते हैं, या फिर शाकाहारी जो है पनीर बनाते हैं, और सोचे कि आज पूरा एकदम दबा के खाएंगे। आप कितना हूँ खाइएगा ना, तो जितना आपको एनर्जिया है ना, जितना ऊर्जावा है पेड़ पौधे का, उस ऊर्जा का मात्र 10% ही आप में आ पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा खा पाएगा तो कितना एनर्जी आप में चलाएगा, वैसा नहीं सर। जितना उसका ऊर्जा है टोटल, उस ऊर्जा का मात्र 10% ही आप शरीर में आ पाता है। यानी ऊर्जा का 10% नियम कहता है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद को ग्रहण करता है तो उसका मात्र 10% उसमें ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, यही नियम है। जो नियम देने वाले थे वो कौन थे, लिंडेमैन थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह किन
दिशाओं में होता है। देखिए ऊर्जा का प्रवाह किन दिशाओं में, दिशा मतलब ये पूर्व पश्चिम आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइएगा इसमें होता क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह मतलब जाता भी और आता भी है का। जैसे मान लीजिए आप मुर्गा को खाए, उसमें सांप में ऊर्जा आ गया, क्या दोबारा उसको लौटा पाइएगा? नहीं ना। जैसे कि हाँ ऐसे कि हम मान लीजिए हमको ऊर्जा आ गया, हमको एनर्जी मिल गया, हम चाहते हैं कि उसको लौटा दें, एनर्जी दे दे ताकि वो जिंदा हो जाए, ऐसा है संभव नहीं है। मतलब ऊर्जा केवल एक दिशा में आ सकता है। जैसे क्या मैं देखिए बोला जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा में, कितने दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है, केवल आ तो जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। जैसे मालूम होगा कि सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, उसको लेता है पेड़ पौधा। सूर्य कौन लेता है? सूर्य से जो ऊर्जा लेता है कौन लेता है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा को हम लोग सेवन करते हैं। और हम लोग की यदि मृत्यु होगा तो कभी तो ऐसा नहीं कि ऊर्जा हम लोग इसको लौटा देंगे, नहीं। तो हम लोग से मरेंगे ना, तो हम लोग को जो ऊर्जावा होगा, जलेंगे या जमीन के अंदर दफन होंगे, तो उससे निकलने वाला ऊर्जा होगा वो वायुमंडल में फैल जाता है, पुनः सूर्य के पास नहीं जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि केवल आता तो है लेकिन जाता नहीं, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? एक दिशा में प्रवाह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल के पता हो, इसका नाम, इसका काम है किसी पेड़ पौधे का रंग हरा करना। और हरा होता है, हरा जो रहेगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो क्या शैवाल में होता है, क्या कवक में होता है, क्या पौधा में, क्या इनमें से कोई नहीं? बोला किसमें नहीं होता है, तो शैवाल में तो शैवाल तो हरा होवे करता है और पौधा तो हरा हुआ करता है। किसमें नहीं होता? कवक में नहीं होता सर, कवक में क्लोरोफिल वर्ण के नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अगला प्रश्न देखिएगा, DDT कैसा पदार्थ है? DDT इसका नाम होता पूरा डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है बबुआ, इथेन याद रखिएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, याद रखिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं DDT कैसा पदार्थ है। कैसा पदार्थ मतलब कि इसमें से कौन, देखिए DDT का काम कहाँ आता है ऐसे सुनिएगा। DDT का काम आता है किसी यदि पेड़ पौधे में कोई कीटाणु है ना, जैसे कीटनाशक, कोई पेड़ पौधा को कीट खा रहा है, तो किसान लोग लेके आते हैं। और किसान, हम आप लोग किसान के बाल बच्चे होंगे, अधिकांशतः जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे लगभग किसान के बच्चे होंगे। तो उम्मीद है कि आप पापा देखे होंगे कहीं से यदि लतर पर कोई मतलब कोई विशेष कीड़ा आ जाए तो कीटनाशक दवा लेके आते हैं। और कीटनाशक दवा में ही एक होता है DDT। जो DDT कीटनाशक में यदि किसी कीट को मारना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं ना लतर पर, तो सब कीट मर जाता है। तो बोला कि वही जो है ना, ये क्या है, निम्नीकरणीय है कि अनिम्नीकरणीय? पहले इसको समझिए। निम्नीकरणीय क्या होता है? वह पदार्थ जो नष्ट हो जाता है उसको निम्नीकरणीय कहते हैं। जो नष्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अनिम्नीकरणीय। नष्ट यानी कि जैसे कि हम लोग को जमीन में दफना दीजिए, कुछ वर्ष के बाद देखिए तो हम लोग के नामों निशान रहेगा। लेकिन पॉलीथीन को दबाइए जमीन के अंदर, क्या वो नष्ट होता है? नहीं नष्ट होता है। ऐसे कई दिन के बाद खुदाई कीजिएगा ना, फिर भी मिल जाएगा। तो निम्नीकरणीय कहते हैं जो नष्ट हो जाता है, और अनिम्नीकरणीय जो कभी नष्ट नहीं होता उसको अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जब DDT कैसा है, तो DDT बता ये भी अनिम्नीकरणीय है, कभी नष्ट नहीं होता है, ये आपके लिए हानिकारक होता है। यदि इसका छिड़काव कीजिएगा ना तो आपके पेड़ पौधा तो सही हो जाएगा, कीट मर जाएगा, लेकिन आप स्वस्थ न रहिएगा, आपको इसमें जिंदगी खराब चल सकता है, इसमें मृत्यु हो सकता है। यानी क्या होता है? अनिम्नीकरणीय, यह नष्ट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोला ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन एक प्रकार का गैस है, ओजोन परत भी है जिसमें O3 गैस पाए जाते हैं। O3 के अणु पाए जाते हैं, O2 नहीं, O3, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। अगला देखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? देखिए यही ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली इस किरण को रोकता है। यदि ये हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाएगा ना सर, तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, सबको त्वचा कैंसर, त्वचा वाला जितना रोग है होने लगेगा। कैंसर हो जाएगा, त्वचा उत्पीड़न हो जाएगा, जितना भी रोग त्वचा वाला है ना वो होने लगता है। किसके कारण होने लगता है? पराबैंगनी से। लेकिन ये अभी नहीं आता है क्योंकि हम लोग के उस वायुमंडल के ऊपर एक परत बना हुआ है, किसका? O3 का, जो परत इसको नीचे से आवे से रोकता है। क्योंकि नीचे यदि आ जाएगा तो हम लोग क्षति पहुंच जाएगा। नहीं आवे देता है कौन? ओजोन परत, यानी कि हम लोग को आने से रोकता है, अवशोषित कौन कर लेता है? तो O3 इसको ऊपर ही सोख लेता है, तो नीचे नहीं आएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे
कैसा होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। देखिए उत्पादक क्या होगा? उत्पादक जो अपना खाना अपने स्वयं अपने कोशिकाओं से प्राप्त करता होगा उसको उत्पादक कर, इसको स्वपोषी भी कह सकते हैं। जो अपना खाना अपने कोशिकाओं से प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधा कि आपको कभी खाना मांगता है क्या, वो अपने लगा रहेगा, उसको पानी मिला तो भले हरा होगा, नहीं तो आप इससे खाना ना मांगे जाएगा, वो अपने पर डिपेंड होता है। आप खाना दीजिए चाहे नहीं दीजिए वो जिंदा रहेगा, उसको उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादक पर डिपेंडेंट होता है, जो उस पर आश्रित होता है, उसको उपभोक्ता का। जैसे हम लोग आश्रित होते हैं, हम लोग यदि चावल दाल गेहूँ नहीं मिलेगा जिंदा रहेंगे क्या? नहीं जिंदा रहेंगे। तो हम लोग जिस पर डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता, यानी कि हम लोग जिस पर डिपेंड रहेंगे, हम या फिर कोई जानवर हम लोग हैं, मतलब जानवर, या तो फिर कोई गाय भैंस बकरी, हम लोग मानव, ये सब, यदि कोई भी जंतु किसी पर डिपेंड होगा, जो डिपेंड होगा उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे उत्पादक, आदमी हो गया, जंतु हो गया उपभोक्ता। अपघटक कहते हैं जो किसी जीव को अपघटित कर देता है। जैसे कि आप समझे गोबर को कहीं छोड़ दीजिए, गोबर खाद बन जाता है। गोबर से खाद बनने की प्रक्रिया जानते हैं? तो जिससे वो नष्ट हो रहा ना है, केंचुआ से नष्ट होता है, तो जो उसको नष्ट करता है उसको बोलते हैं अपघटक। ठीक है, और पोषण प्राप्त करता है, खासकर मरे जीव में ज़्यादा, मरे जीव को नष्ट करने के ज़्यादा काम करता है अपघटक। तो इसमें आपसे पूछा गया हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो क्या ये सब थोड़ा नहीं, क्या होगा? उत्पादक होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, उत्पादक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है एरोसोल में उपयोग होने वाला किस पदार्थ से ओजोन का क्षय होता है? मतलब आपको एरोसोल एक पदार्थ होता है जिसमें किस पदार्थ का उपयोग होने से उसका ओजोन पर क्षय होता है? देखिए तो CFC, इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यह जो ऐसा पदार्थ है ना बबुआ कि वहाँ से निकलेगा ना तो जाएगा O3 में, O3 ऊपर है ना ओजोन गैस, उसको O2 और O में तोड़ देता है। आप सोचिए कि जब O3 टूट गया O2O में, तो क्या O3 अब रहा? नहीं रहा। आपको शरीर में से मुड़िए काट दिए, 2 भाग में कर दिए, भले मांस है लेकिन आप हैं ना खत्म हो गए। तो वही हाल तो है, O3 में 2 O2 और O को काट दिए, तो क्या वो अब बताइएगा वो आदमी है, वो अब ओजोन परत है? नहीं है। तो जब ओजोन परत नहीं तो नष्ट किससे होता है? CFC से। तो आपसे बोला कि एरोसोल में कौन पदार्थ बनता है जो इसको नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है सर? CFC। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है ओजोन के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ओजोन के घनत्व को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं? क्या पास्कल? पास्कल तो पता होगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल। यदि दाब मापना हो तो क्या कहते हैं हम लोग? इतना पास्कल दाब है। इसका मापने का यंत्र होता है डॉप्सन होता है। क्या होता है? डॉप्सन। ये आपको क्षमता पता होगा, लेंस की क्षमता मापते हैं, कितना हमको देखने की क्षमता है डायोप्टर से। तो नहीं होगा, क्या होगा आपका? डॉप्सन। डॉप्सन से हम लोग ओजोन का घनत्व का मोटाई देखते हैं कि ओजोन कितना मोटा है, ओजोन में कितना गैस की मात्रा भी उतरी का है कि खत्म हो रहा है, किससे मापते हैं? डॉप्सन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम आपसे पूछेगा मानव का। और देखिए इसमें सब देख लीजिए, ई मेढक का नाम है, मेढक का साइंटिफिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। ठीक है, ई पैंथेरा टिग्रिस जो होता है ये बाघ के साइंटिफिक नाम है, बाघ का साइंटिफिक नाम। वैज्ञानिक नाम किसका है? बाघ का, पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या है? मेढक का। और ये आपको बोला मानव का, तो मानव का होता है होमोसेपियंस। मानव को साइंटिफिक नाम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका 3 प्रश्न, देखिए चल रहे हैं 25 को, लेकिन 25 में कई सारे प्रश्न आपको शामिल कर दे रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको बोले हैं 250 क्वेश्चन, लेकिन आप सब जोड़ लीजिएगा तो लगभग आपको 1000 से प्लस पहुँच जाएगा। और इतना यदि क्लास आपको 6 क्लास हो, 4 क्लास इसमें चलेगा। 4 क्लास के बाद बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि छूटेगा तो आप मैसेज कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि ऐसा छूट रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से करवा देंगे का 2 को, जहाँ से देखेंगे कि छूट रहा है। दोनों आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अपना उसको क्वेश्चन का 2 नया मिलेगा, उसको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमोसेपियंस। चलिए अगला देखते हैं, बाघ किस परितंत्र का उपभोक्ता है? देखिए बाघ पहले बाद में, परितंत्र समझिए। परितंत्र कहते हैं ना कि जीवों का वह समूह, जैसे कोई क्षेत्र का कोई खास क्षेत्र, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग एक अपना क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में ये एक अपना क्षेत्र है जहाँ हम लोग स्थलीय पर रहते हैं, जहाँ ना जंगल है ना बालू, कुछ ऐसा नहीं है। तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ कुछ जीव है, जैसे कि मानव है, बकरी है, भैंस है। तो जितना भी जाति है ना, उस जातियों के टोटल समूह जो मिला उसको हम परितंत्र कहेंगे। जैसे इसी प्रकार हम समझ ले नदी, नदी में भी कई सारे जाति के जीव रहते हैं। जैसे नदी में कह देते हैं
तो मछली के नाम लेते हैं। मछली के कई तरह होता है, मेढक को होता है नदी में, मेढक हो जाएगा। मछली में कई तरह, बामी मछली है, पोठिया मछली है, ग्रे मछली है। जो मछली है उस सभी जीवों का अपना एक समूह होता है। केचुआ कछुआ होता है। मतलब नदी में अलग जाति, अलग जीवों का समूह, तालाब में अलग जीवों का समूह, जंगल में अलग जीवों का समूह। तो जो जीवों का समूह बन रहा ना है, जंगल में, फिर हो गया तालाब में, समुद्र में, स्थल पर, तो जितना जीवों का समूह बन रहा है इसको हम परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला कि बाघ किस परितंत्र का, बताओ तो बाघ किस में रहता है? क्या तालाब में रहता है ना? मरुस्थल में रहता है, मतलब ऊँट रहता है, तालाब में तो मछली रहता है। हाँ, ये जंगल परितंत्र का जीव है। जहाँ पर एक अपना जीवों का समूह है ना, उसका सदस्य कौन है? बाघ। कहाँ का है? जंगल का है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, परितंत्र में अधिकतम कितने उपभोक्ता हो सकते हैं? याद रखिएगा, उपभोक्ता यानी कि उसको खाने वाला। उपभोक्ता यानी कि सबसे पहले हरा पेड़ पौधा, इसको क्या खाएगा? तो कीट पतंग खाएगा। कीट पतंग को खाता है तो मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खाता है। तो बताइए, तो हरा पेड़ पौधा उत्पादक हो गया, हरा पेड़ पौधा उत्पादक है। सो खाया कौन? कीट। तो जो इसके बाद खाएगा उत्पादक, बाकी जो खाएगा सब उपभोक्ता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का क्या हो गया? चतुर्थ। तो बताइए, कीट हो गया प्राथमिक, मेढक द्वितीयक, सांप जो हो जाएगा तृतीयक, और बाज क्या हो जाएगा? चतुर्थ। तो बताइए, प्राथमिक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। आपको बहुत ज़्यादा होगा तो 3 से कितना होगा? 4, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, EEG का प्रयोग किसके जांच में करते हैं? थोड़ा सा इसका आप याद कर लीजिए। मस्तिष्क जांच में। बताए ना, कुछ क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर जाता है, जिसका आपको नहीं, मतलब पूछने के चांस फिर भी बता रहे हैं, ताकि यहाँ से यदि कवर करता है तो प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं सर। तो मस्तिष्क जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला ECG। ECG आप समझते होंगे, आँख, नाक, दाँत, है ना? इसमें बताओ तो है उसका कोई? मस्तिष्क जाँच में तो नहीं करेंगे, वृक्क में नहीं, अभी तो बताएं आँख, नाक, दाँत। तो आँख में ना जांच करेंगे इसका, आप आँख में इसका प्रयोग होगा। आँख जांचने में ECG का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, किस पदार्थ के विखंडन में से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है? ठीक है, इसमें बोला कि इसमें किस पदार्थ का विखंडन होगा तो सब निकलता है। सही, इसमें याद कर लीजिए, अमीनो अम्ल के विखंडन के पश्चात ये जो है सब निकलता है। अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिम्फ यानी लसिका। आपको इसके पहले बताया था बाबू, लसिका किसे कहते हैं? लसिका बताया था कि WBC और प्लाज्मा का दोनों मिक्स जो होता ना है, उसको हम लसिका कहते हैं। आपको बोला लसिका में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है इसमें? तो प्लाज्मा में तो खुद प्रोटीन होवे करता है, बताया था एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन इसका प्रोटीन है। तो इसमें क्या नहीं रहता? RBC नहीं रहेगा सर, RBC में नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, C ऑप्शन, RBC। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, टेनिन उत्सर्जित पदार्थ वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होता है? जो टेनिन है, जिससे बताया था आपको पिछले बार भी, रेजिन, टेनिन, गोंद, लैटेक्स, ये जो पदार्थ है किसी पेड़ पौधे से निकलने वाला बेकार पदार्थ है। ठीक है, आपसे बोला टेनिन किससे निकलता होगा? क्या पत्ती से निकलता है, क्या जड़ से निकलता है, क्या वृक्ष के छाल से निकलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो टेनिन निकलता है सर, उत्सर्जित पदार्थ, वो वृक्ष के छाल से निकलता है। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद अगला है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन आपको फोटो बनवाया थी पिछले बार, इस तरह का होता है नेफ्रॉन। ठीक है, इस तरह का नेफ्रॉन होता है। बताया था कि यहाँ फिर आपको पतला सा भाग होगा, इसको हेना लूप कहते हैं, और यहाँ संगाक नली होता है। ठीक है, तो एक प्याले जैसा जो भाग है, पैरानुमा भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? वीमेन संपुट कहते हैं। इसका नाम क्या है? वीमेन संपुट। ठीक है, चलिए इसको बताया था आपको, संग्राहक नली, यहाँ हेना लूप होता है ना, यहाँ ब्रेक नली, हेना लूप, आई क्या होता है? संग्राहक नली। वो आपका प्यालेनुमा रचना को बोलते हैं वीमेन संपुट कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए अगला, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पीला किससे होता है? यूरोक्रोम से होता है। इसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं के किस भाग में होता है? यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं किस भाग में होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या कोशिका द्रव में होता है, कोशिका भित्ति में होता है, केंद्रक में होता है? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यूरिया जो भी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। किससे बनता है?
माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए वो आज का प्रश्न इतना ही तक, और हम लोग 25-25 क्वेश्चन को लेकर आते हैं। इसमें 4 वीडियो बनेगा, उसके बाद आपको एक विश्लेषण कर देंगे वीडियो का, जितना पढ़ाए ना है 250 क्वेश्चन। उसके बाद आप इसमें यदि कहते तो बायोलॉजी रिवाइज करवा देंगे ना, तो इसके बाद फिर चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन 250 लेकर के आएंगे। उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनको देखिएगा कितना आपको बनता है, और वो आपको जो भी रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, उसके आधार पर रहेगा। जो पूछा हुआ हुबहू न मिले, लेकिन उसके आधार पर क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आप